अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब। आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और क्रिकेट एक्सपर्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब भी। उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। आज पाकिस्तान भर में खुशी का समा है और बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप के फ़ाइनल में पहुँच चुकी है। ये अगर सफ़र देखा जाए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, कभी खुशी कभी गम के जैसा रहा, बहुत से अपसेट हुए, लेकिन इस सब के बावजूद आज जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने खेला है, यकीनी तौर पर उसमें हमें जज्बा भी नज़र आया, वलवला भी नज़र आया और एक बॉडी लैंग्वेज, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज के साथ लग ये रहा था कि कोई टीम चैम्पियन का एजाज़ हासिल करने के लिए मैदान में उतरी है। पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करते हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को शाहीन कहा जाता है। आज जो शाहीन की इस्तिलाह है, ये जो इस्तारा है, ये तलमी है, इसके मौजिद अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 145वां यौम विलादत भी है। हज़रत इकबाल की तालीमात, उनके अफकार, उनका फ़लसफ़ा, किस हद तक हम उन पर अमल पैरा हैं, उनकी जो खुदी का बयान है, उसको लेकर हम किस हद तक आगे निकल चुके हैं, अगर आगे निकले हैं तो कुछ कोल क्यों नहीं टूटा, इस पर भी बात करेंगे और सियासी मामलात पे भी बात करेंगे। इरशाद साहब, आपको भी मुबारक, आपके चाहने वालों को भी मुबारक। क्या राय है आपकी कि एक लम्हे को हमें लगा कि शायद ये वर्ल्ड कप इज़ ओवर फॉर पाकिस्तान, लेकिन अब हम फाइनल में। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, कभी खुशी कभी गम, और हमारी टीम की हार ना मुस्तकिल है, ना उसमें तसलसल है, ना जीत में तसलसल है, लेकिन इस सब के बावजूद आज की परफॉर्मेंस और ओवरऑल कैसे ग्रेड करेंगे? क्या 10 आउट ऑफ 10 करेंगे या आपकी नज़र में आज भी कोई कमी थी जिस पे काबू पाया गया? वो तो दुआएं दे साउथ अफ्रीका को कि जिसने हराया, वो तो दुआएं दे नेदरलैंड को जिसने साउथ अफ्रीका को हराया, और फिर उसके बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराया। लेकिन बहरहाल जीत जीत होती है और ये तीसरा मौका है जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है। वरना जैसे आगाज हुआ था 23 अक्टूबर को भारत ने 4 विकेटों से हराया, फिर उसके बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ 1 रन से हारे, फिर किस्मत की देवी थोड़ी मेहरबान हुई, डकवर्थ लुईस फॉर्मूले पर हमने साउथ अफ्रीका को हराया, फिर उसके बाद हमने हराया नीदरलैंड को, और फिर फाइनल में अब हम पहुंच गए। मैं समझता हूं कि कारकर्दगी जबरदस्त रही। ये वो टीम है जो स्लो टेक ऑफ करती है, और जब टेक ऑफ कर लेती है तो फिर इसको लैंड कराना मुश्किल होता है, ये टेक ऑफ ही करती जाती है। तो मुझे लग रहा है फैसल कि 13 नवंबर को तारीख फिर दोहराई जाएगी। 25 मार्च 1992 को इसी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान फाइनल जीता था वर्ल्ड कप का। जी, अब देखना ये हमारा हारी होता है या भारत होता है, लेकिन जबरदस्त परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान। नहीं, आपकी असेसमेंट क्या है? एक तो मद्दे मुकाबिल कौन होगा हमारे, और हार्ड फेवरेट टीम कौन सी होगी? देखिए इरशाद साहब, जो जिस तरह से एडिलेड में है दूसरा सेमीफाइनल, और जिस तरीके से भारत जो है वो उससे टेक ऑफ किया है, तो इंग्लिश टीम के लिए एडिलेड, एक तो वहां की विकेट तकरीबन इसी तरह की होगी जैसी सिडनी में आज पाकिस्तान के लिए थी, तो भारत को थोड़ा एडवांटेज होगा इंग्लैंड पर। और मैं समझ रहा हूं कि इससे ज्यादा क्या बात होगी कि पाकिस्तान और भारत फाइनल में आए और 23 अक्टूबर के उस मैच की शिकस्त का बदला ले, जिसमें आपको याद होगा अंपायर ने नो बॉल दे दी, कोहली ने छक्का लगा दिया आखिरी ओवर नवाज का। तो मैं समझता हूँ फाइनल, मेरी अपनी हो सकता है, माइट बी रॉन्ग, पाकिस्तान और भारत के दरमियान सही है। अच्छा मिर्ज़ा साहब, एक कंपैरिजन जब हम देखते हैं, स्टैट्स देखते हैं, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स के, ये चौथी बार है कि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में शिकस्त दी है। ओवरऑल देखा जाए आउट क्लास किया न्यूजीलैंड ने सभी टीमों को, हर लिहाज से वो बहुत बेहतरीन टीम थी पाकिस्तान की निस्बतन। ये क्या एक तारीखी जो सबकत पाकिस्तान को है, वो भी एक पहलू था कि आज उनके हाथों से गेंद स्लिप हो रही थी, उनके फील्डर्स ने बड़े आसान आसान कैचेस भी छोड़े? देखिए फैसल अब्बासी साहब, लगता ये है कि साउथ अफ्रीका के बाद अब न्यूजीलैंड भी चोकर्स बन गए, क्योंकि जो शॉर्टर वर्जन की क्रिकेट है, जिसमें कि न्यूजीलैंड की टीम जो है शॉर्टर वर्जन की क्रिकेट में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही जिस तरह से करना चाहिए। आप देखें, अब से 3 बरस कबल जो फाइनल था 2019 के वर्ल्ड कप का, किस तरह इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराया, फिर उसके बाद जो गुज़िश्ता बरस T20 वर्ल्ड कप हुआ, किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराया, 1992 के वर्ल्ड कप के सेमी न्यूजीलैंड को हराया, 2007 का जो वर्ल्ड कप जो साउथ अफ्रीका में पहला हुआ था T20 वर्ल्ड कप, उसके सेमीफाइनल में केप टाउन में पाकिस्तान ने हराया। तो लगता यह है कि कीवी टीम व्हाइट बॉल क्रिकेट में
थोड़ा सा चोकर्स का टैग अब उसके साथ लगता जा रहा है जो साउथ अफ्रीका के साथ है। और आज पाकिस्तान ने जो परफॉर्मेंस दी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन आज फैसल पाकिस्तान को सूट कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि सब कॉन्टिनेंट की किसी पिच पर मैच हो रहा है, क्योंकि गेंद रुक कर आ रहा था, गेंद स्पिन भी हो रहा था, और कीवी टीम टॉस जीतकर खुद अपने जाल में फंस गई। वो समझ रहे थे इसी मैदान पर उन्होंने 200 रन किए थे जब वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले थे, लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने 152 रन बनाए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बड़ी ही खुशाइन बात थी। सही है। ये बताएं एक्सपर्ट के तौर पर कि हमारी टीम का ये क्या मसला है कि अचानक एक बड़ी से बड़ी टीम को हरा देती है और बाज़ों का छोटी टीम से बिल्कुल हार जाती है, और ऐसे लगता है कि आज तो खेल ही नहीं रहे, मूड ही नहीं बन रहा। ये कोई मूड का मसला है या तसलसल क्यों नहीं है हमारे टीम के गेम में? ये इरशाद साहब आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। आप देखें ना, जिम्बाब्वे जैसी टीम से हम 1 रन से हार गए, 131 नहीं बना सके। हमारी टीम की कारकर्दगी में तसलसल का वाकई में बहुत क्योंकि कभी तो जब हम पे प्रेशर पड़ता है, क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है। अब आप देखें ना कि बाबर और रिजवान पे बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था। बाबर ने 5 मैचों में वर्ल्ड कप के सिर्फ 39 रन बनाए थे और रिजवान ने 103 5 मैचों में बनाए थे, लेकिन आज जब क्रिटिसिज्म हो रहा था, प्रेशर आया, तो आज इन दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया। ये बात आपकी दुरुस्त है कि अदम तसलसल है पाकिस्तान में, कभी तो बहुत ही ऊपर चली जाती है और कभी बहुत नीचे आ जाती है। लेकिन इस टूर्नामेंट से उन्होंने यकीनन सबक सीखा होगा कि अब उन्हें जो है अपनी कारकर्दगी के तसलसल को बरकरार रखना होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, आपके वक्त का आप हमारे साथ थे और अपने एनालिसिस भी दे रहे थे। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, पाकिस्तानियों के लिए आज खुशी का दिन है, इस खुशी को सेलिब्रेट करना चाहिए। और दूसरा खुशी का दिन ये है कि हज़रत अल्लामा इकबाल का 145वां यौम विलादत है। हज़रत इकबाल का फ़लसफ़ा अगर हम देखें, उसमें खुदी भी आती है, उसमें विज़न भी आता है, उसमें उम्मा का तसव्वुर भी आता है, उसमें ग़ुलामी से निजात भी आती है। अब इरशाद साहब, सवाल तो ये है कि तकारीब हुई हैं, बहुत अच्छी बात है, छुट्टी की वजह से एक अहमियत जो इस दिन की है, हज़रत इकबाल की जो तालीमात और उनकी जो अफ़कार हैं उसकी जो अहमियत है वो मज़ीद उजागर हो गई। लेकिन हम अमल पैरा किस हद तक हैं अपनी ज़िंदगी के? अगर तमाम शोबों की हम बात करें, सियासत, सहाफ़त, मज़हब, इमरानियात, समाजियात, हज़रत इकबाल को हम कहाँ रखते हैं अपने साथ? तो मैं पहले शेर पढ़ रहा था, अल्लामा झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। आज टीम ने वही साबित किया है। ऐसे लग रहा था हम जीत रहे हैं, फिर ऐसे लगने लगा कि जनाब हम रुक गए हैं किसी जगह पे, फिर हम खैर जीत गए। चलो अच्छी बात है। अल्लामा इकबाल के हैसियत एक सिर्फ़ फ़लसफ़ी या शायर या मुतकल्लिम की नहीं है। दुनिया में कम ऐसा हुआ है कि जिस शख्स ने कोई तसव्वुर दिया हो, साथ ही ये भी बताया हो कि इस तसव्वुर की तकमील इस शख्स के ज़रिए हो सकती है। मार्क्स ने जो तसव्वुर दिया, ये नहीं बताया कि अब इसको लेनिन आगे लेके बढ़ेगा या ख्रुश्चीव बढ़ेगा या कोई और बढ़ेगा, और उसी वजह से वो ये हुआ कि वो तसव्वुर गड़बड़ हो गया। और भी इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। अल्लामा इकबाल ने मुस्लिम कौमियत का तसव्वुर दिया और मुस्लिम कौमियत की बुनियाद पर आज़ाद रियासत का तसव्वुर दिया। ये भी एक यूनिक तसव्वुर था कि जमहूरी एक नज़रिया वतनीयत जो था वो दुनिया में छा गया था और हम महकूम थे बरतानिया के, जो नज़रिया वतनीयत का कायल था जी, कि जी वतन से कौमें बनती हैं और कौम, एक कौम जो होती है एक इलाके में रहने वाली, वो एक कौम होती है और उसका वो वतन समझा जाता है। अल्लामा ने कहा कि नहीं जनाब, मुस्लिम कौमियत एक अलग तशख़्ख़ुस है, अलग इकाई है, अलग वजूद है, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। और ये बात मनवाई कि मुस्लिम कौमियत जो है वो एक अलग इकाई है, तो उसके लिए अलग वतन भी चाहिए जी। जो बड़े बड़े उलमा, दानिश्वर, मजहबी स्कॉलर वो भी मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ये कैसे मुमकिन है। जमहूरियत में जो अक्सरियत का फ़ैसला होगा या कौम की अक्सरियत होगी वो माना जाएगा। अल्लामा ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुस्लिम कौमियत का अलग तशख़्ख़ुस तस्लीम किया जाएगा और किया गया।
फिर उन्होंने मुस्लिम कौम को ये बताया कि तुम्हारा लीडर कौन हो सकता है, इस तस्वुर की तकमील किस तरह मुमकिन है, आज़ाद रियासत अगर हासिल करनी है। और वो कायद आज़म को ख़ुद ख़त लिखा और उनको बुलाया, जो मायूस होकर हिंदुस्तान की सियासत से चले गए थे। उन्हें कहा कि आके इसकी क़यादत करें, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि एक मुसलमानों की अलग और आज़ाद रियासत कायम हो। ये उस दौर में बात कर रहे हैं जब दूर दूर तक बरतानिया का कोई मुद्दे मुकाबिल नहीं था, एक सुपर पावर थी और जिसके कहा जाता था मुस्लिम लीग के इलेक्शन जीतने का तसव्वुर नहीं है सर। कहा जाता था कि उसकी जो सल्तनत है उसमें सूरज गुरूब नहीं होता, इतनी बड़ी सल्तनत अच्छा, है। इरशाद साहब, अच्छा, अब हुआ ये कायद आज़म के बाद अल्लामा इकबाल के तस्वुरात को हमारी जो नई लीडरशिप थी उसने उस अपनी वजूहात की बुनियाद पर, अपने कम मायगी की बुनियाद पर, अपने फ़िक्री उलझाव की बुनियाद पर उससे हम पीछे हट गए। और वो पाकिस्तान जो आलम इस्लाम के लिए एक तजर्बागाह के तौर पर वजूद में आया था, दुनिया के लिए एक तजर्बागाह था कि इस्लाम के अब्दी उसूल आज भी काबिल अमल हैं, वो उस मंजिल से हम हट गए। और नतीजा ये हुआ कि वो रियासत और वो सल्तनत जो हमने कायम की थी तजर्बागाह के तौर पर, वो एक मुख्तलिफ तजर्बात का अमेज़ा बन गई। और आज हम भी तजर्बा जो सुपर पावर बरतानिया से आज़ाद हुए थे, फिर एक दफ़ा ग़ुलाम हो गए। अच्छा, उससे भी कमतर लोगों के ग़ुलाम हो गए। इरशाद साहब, अब सवाल ये है, इकबाल खुद ही का बहुत दर्स देते हैं, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। हमने कितना बुलंद किया कि हमारा कशकोल आज तक नहीं टूट सका। नहीं, बुलंद नहीं किया ना, खुद ही की तस्वर तो हम गए नहीं। हमें तो लीडरशिप वो मिली जिसने कहा कि या तो हम बरतानिया के मोहताज हैं, या हम अमेरिका के मोहताज हैं, या हम अपने दोस्तों के मोहताज हैं, सऊदी अरब के मोहताज हैं, चीन के मोहताज हैं, हम तो कुछ भी नहीं हैं। खुद ही का तस्वुर तो ये था, इकबाल का तस्वुर ये था कि इंसान और मुसलमान अल्लाह की एक ऐसी तख्लीक है जो उसको इस कदर सलाहियतें अता की हैं कि वो जो मकालमा है इब्लीस का, उसमें वो ये तस्वुर देते हैं कि वो अल्लाह के सामने भी खड़ा हो जाता है और सवाल जवाब करता है। और फिर हम ये हुआ कि हम इस काबिल नहीं रहे कि हम इंडिया के सामने खड़े हो सकें, जिससे हमने आज़ादी हासिल की थी। हम इस काबिल नहीं हुए। किस कदर अफसोस की बात है कि जो रियासतें आज से 40-50 साल पहले हमसे इंस्ट्रक्टर लेके जाती थी, अगर एयरलाइन बनानी है तो पाकिस्तान मदद करे, बिल्डिंग बनानी है पाकिस्तान मदद करे, यूनिवर्सिटी बनानी है पाकिस्तान मदद करे, फ़ौज बनानी है पाकिस्तान मदद करे, कोई जिद्दत लानी है अपने निज़ाम में पाकिस्तान मदद करे। आज पाकिस्तान उनके सामने किशकोल लेके खड़ा हुआ है। और जब कोई शख्स ये बात करता है कि इस किशकोल से निजात उस वक्त हासिल होगी जब हम खुदी और ख़ुददारी की तरफ जाएंगे, जब खुद किफ़ालत और ख़ुद इनसारी की तरफ जाएंगे, तो हम ये कहते हैं कि जनाब आला ये तो सिस्टम के ख़िलाफ़ जा रहा है, ये तो सिस्टम को तबाह करना चाहता है, ये तो हमारे ताल्लुकात ख़राब करना चाहता है। यानी हम ग़ुलामी पर काने हो गए हैं। और अल्लामा ने इस चीज़ को सबसे बड़ी इंसान के लिए तबाह कौन चीज़ बताया है कि वो ग़ुलामी को बुरा समझना ही छोड़ दे, ग़ुलामी पर कनात कर ले। और वो उस वक्त होता है जब आप पेट से सोचना शुरू करते हैं। ग़ुलामी में काम आती हैं तदबीरें, काम आती हैं तदबीरें न शमशीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं। ज़ौक़े यकीन से हम महरूम हो गए, ज़ौक़े यकीन से महरूम हो गए। हमने अक़ल की बजाय, दिल की बजाय, दिमाग की बजाय हमने पेट से सोचना शुरू। बिल्कुल ठीक है इरशाद साहब। अब शाहीन उसका विजन देखें, वो कहते हैं ज़िल्लत है कार आशियाँ बंदी। आज शाहीन जो है वो प्रॉपर्टी डीलिंग को सबसे आसान काम समझता है, वीडियो रिस्पेक्ट। ये हालात हैं। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, कुछ सियासी हवाले से भी बात करेंगे। इरशाद साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब अचानक निजी दौरे पर लंदन चले गए। अब ये अचानक उनका जाना, सब आपको क्या लगता है इसके जाने की वजूहात क्या हैं? जाने का भी ऐसे है कि उन्होंने मिस्र से ट्वीट किया कि मैं पाकिस्तान की तरफ रवाना हूँ। उसके बाद वो ट्वीट डिलीट हो गया और उसके बाद ख़बर आई मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने गालिबन ऐलान किया रात गए वो लंदन जा रहे हैं। तो ये हैरान कुन बात है। इसका मतलब ये है कि ये किसी मंसूबा प्लानिंग के तहत नहीं, इरादे के तहत नहीं हुआ। अचानक उन्हें कोई ऐसी इत्तला मिली या ऐसी बात हुई जिसकी वजह से उन्हें मुशावरत के लिए लंदन जाना पड़ा। अब उसमें दो इश्यूज़ हो सकते हैं। एक तो ये है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो एक महाज़ाराई है, तसादुम है, मईशत जिस तरह हमारी रोज़ बरोज़ रूबज़वाल है, और उसकी वजह से इलेक्शन की डिमांड या मुज़ाकरात के, इलेक्शन तो खैर बाद की बात है, अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान राब्तों की, मुज़ाकरात की, मुफाहमत की ज़रूरत बढ़ गई है। और उसके लिए ज़ाहिर बात है नवाज शरीफ साहब को ऑन बोर्ड लेना ज़रूरी है, क्योंकि वो तो कहते हैं इमरान खान को कोई फेस सेविंग देने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तो ये वजह हो सकती है। दूसरा जो 29 मई का तकर्रुर है, तकर्रुर या तोसी, ये भी इम्पॉर्टेंट इशू है। अच्छा इरशाद साहब, एक ज़िमनी सवाल है, क्या फेस सेविंग ना भी देना चाहें मियाँ साहब, आप नहीं समझते कि कुछ इंटरेस्ट नवाज शरीफ और इमरान खान के अब कॉमन हो गए हैं? नहीं, वो कॉमन हो गए हैं, लेकिन क्या शहबाज शरीफ साहब वो चाहते हैं जो नवाज शरीफ साहब चाहते हैं? हम खुलकर बात नहीं कर सकते कि क्या अगर नवाज शरीफ साहब और इमरान खान चाहते भी हों, उनके जो इंटरेस्ट कॉमन हैं, जो उनका एक उनके दरमियान एक गैर महसूस किस्म की मुफाहमत होनी चाहिए उन इश्यूज़ पर, क्या इमरान खान साहब वो चाहेंगे या ज़रदारी साहब वो चाहेंगे? तो ये भी तो MQM चाहेगी, चौधरी शुजात साहब चाहेंगे, ये भी तो एक इशू है ना। तो इसलिए जब तक ख़ुद नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान एक 100% बाज़ इशूज़ पर, बाज़ हसास इशूज़ पर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, उस वक्त तक तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। लेकिन ये जो PMLN खुलकर हाउस इन ऑर्डर नहीं होता जब तक, होना चाहिए, होगा तो तभी होगा ना। इसलिए जब खान साहब अपना मियाँ नवाज शरीफ साहब ने खुलकर ये कह दिया कि इमरान खान को अब फेस सेविंग नहीं देनी, हर कीमत पर आपने मुद्दत पूरी करनी है, तो फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब तो बाउंड है। लेकिन क्या ये सूरत हाल जो है मुल्क के, हुकूमत के, मौजूदा सिस्टम के और ख़ुद मुस्लिम लीग के मफाद में है? क्या अच्छा, मुस्लिम लीग अफोर्ड करती है? बड़ा अहम नुक्ता है। पहले उसने इलेक्शन ना करा के सियासी कुर्बानी दी। उनका कहना है कि हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए अपनी सियासत कुर्बान कर दी, अपनी जो मकबूलियत है वो खो दी, ज़िमनी इलेक्शन उसका है। अब अगर वो मुद्दत पूरी करने के चक्कर में मज़ीद नुकसान उठाते हैं, तो क्या यहाँ उनके जो कारकुन हैं, जो उनके लीडर हैं, जो इलेक्टेबल्स हैं, वो इसके लिए तैयार हैं? लेकिन इरशाद साहब, उनका ये भी मानना है ना, देखें, एक तो उनका ये मानना है कि अगर हम मुद्दत पूरी करते हैं तो इमरान खान का बयानिया और कमज़ोर होगा। दूसरा, वो ये भी समझते हैं, इसाक डार साहब को जब वापस लाया गया तो उनका ये भी था मिशन कि हम मुआशी एतबार से किसी न किसी ऐसे मकाम पे पहुंच जाएं कि हमें बतौर हुकूमत फेस सेविंग मिल जाए। अब ये मामलात हैं। राना तनवीर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, हम उनसे पूछते जी। राना तनवीर साहब, बहुत शुक्रिया, वफाकी वज़ीर हैं, सीनियर सियासतदान हैं। राना साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और राना, तो टीम की जीत की आपको भी मुबारक हो, आप भी यकीनी तौर पर खुशी का लम्हा है। दूसरा, ये समझ नहीं आ रही, बिल्कुल आउट ऑफ ब्लू शहबाज शरीफ साहब रात गए, लंदन चले गए, क्या खैरियत है सब? नहीं, मेरा ख्याल है कि गए हुए थे तो उन्होंने एक चक्कर लगा लिया कि करीब हूँ तो मिल के आऊँ फैमिली को, लेकिन जब जाएंगे तो डेफिनेटली सियासी हालात जो हैं या जितनी भी गवर्नमेंट के मामलात हैं वो डिस्कस करते हैं।
क्योंकि वो हमारे कायद हैं और उनके बगैर तो इधर से भी बातें होती रहती हैं, लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी हैं वो जाते हैं तो मेरा हाल वहाँ पे कुछ फैसले करते हैं और फ्यूचर के लिए सियासी तौर पे भी जो मामलात हैं और दूसरे मामला इंतज़ामी मामलात भी। तो आपको पता है कि नवंबर का महीना बड़ा क्रूशल है, कुछ अपॉइंटमेंट के हवाले से भी कुछ दूसरे मामलात भी ऐसे हैं, लॉन्ग मार्च या दूसरी चीज़ें हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ वहाँ सियासी तौर पे भी बातचीत तो होगी और यकीनी तौर पे वो कोई गाइड भी करेंगे, कोई डायरेक्शन भी देंगे मियां नवाज शरीफ साहब। तो वो मेरा हाल अच्छा है कि उनका चक्कर लग गया है और वहाँ पे कुछ चीज़ें क्लैरिटी के साथ वो वापस आएंगे और फिर इंशाल्लाह यहाँ के उसके मुताबिक आगे बढ़ेंगे हम। राना साहब ये फरमाएं कि मुस्लिम लीग के अंदर ये फ़ैसला हो गया है या इत्तेफाक राय हो गया है कि अब तौसी होगी या नया तकर्रुर होगा, न्यू अपॉइंटमेंट होगी, इस पे क्लियर हैं आप लोग? देखें मेरा हाल है जब मियाँ साहब वापस आएंगे प्राइम मिनिस्टर साहब तो लंदन से, तो उस वक्त मेरा हाल क्लैरिटी के साथ आएंगे वो। अच्छा। क्योंकि पहले जो चीज़ें इधर कोई हैं वो इतनी फॉर्मली डिस्कस तो नहीं हुई। ठीक है। और इस पे मेरा कभी डिस्कशन इस तरह होती भी नहीं है। सही। कोई ऐसे ही है, कोई जैसे वो पूछना चाहते हैं कोई राय पूछ लेते हैं जी। लेकिन मेरा इस पे कभी कोई सीरियस जो डिस्कशन है कि एक्सटेंशन हो या कोई नया आर्मी चीफ लगाया जाए, तो उसमें मेरा ज़्यादा तो जो चीज़ चल रही थी वो यही थी कि नई अपॉइंटमेंट होगी। लेकिन अभी जी फरमाएं। अभी मेरा ख्याल है फाइनल चीज़ें आने वाले हफ्ते में हो जाएंगी। वो मेरा ख्याल है जो भी प्रोसेस होना है वो शुरू हो जाएगा। आज एक अंग्रेज़ी अखबार ने एक स्टोरी शाये की है और वो अखबार नवीस जो हैं वो मियाँ साहब के और मरियम साहिबा के और शहबाज शरीफ साहब के करीब समझे जाते हैं, मुस्लिम लीग की हलकों के करीब समझे जाते हैं। उनका कहना यह है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब पर उनके दोस्तों की तरफ से यानी पार्टी कुलीग्स की तरफ से ये ख्वाहिश की जा रही है या दबाव डाला जा रहा है कि आप एक्सटेंशन की तरफ जाएं। इस तरह जो इमरान ख़ान जो चाहता है कि इलेक्शन के बाद ही नई अपॉइंटमेंट हो, वो भी पूरी हो जाएगी और हमारे लिए भी मुफीद होगा। तो ये बात आपने सुनी या आप उन लोगों में शामिल हैं जो शहबाज शरीफ साहब को ये रास्ता दिखा रहे हैं? नहीं, देखिए फैसला तो उन्होंने खुद करना है, लेकिन इसमें कोई हरज नहीं है क्योंकि अगर प्रोविजन में है और इस वक्त कोई सिचुएशन ऐसी है जो जिसकी बात आप कर रहे हैं कि एक शर्त भी पूरी हो जाती है और जो है जो स्टेटस को है अगर इस तरह आगे चलाया जाए और नॉट फॉर ए लॉन्गर पीरियड और कुछ टाइम के लिए, लेट्स से साल हो या 6 महीने हो या 8 महीने हो, तो इस पे भी मेरा लिए कुछ फैसला हो सकता है। लेकिन अभी तक कोई भी, मैंने कहा कि हतमी जो चीज़ है वो जब लंदन से वापस आएंगे तो फिर उसके ज़हन में जो क्लैरिटी के साथ आएंगे, क्योंकि चीज़ें तो सारी जब एक्सटेंशन का एक सिलसिला पास में रहा है मुख्तलिफ औकात में, तो उसमें मेरा ख्याल है ये भी चीज़ साथ साथ चलती है जब अपॉइंटमेंट आती है कि नहीं की जाए या एक्सटेंशन दी जाए। तो मेरा दोनों चीज़ें ही हैं। यानी एक्सटेंशन का इम्कान रद्द नहीं कर सकते राना साहब, आप ये कह रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये है जी, उमूमी तौर पे जब भी इस तरह का मरहला आता है तो वो कुछ हफ्ते कबल उसकी अनाउंसमेंट कर दी जाती है, नोटिफाई कर दिया जाता है। अब शहबाज शरीफ साहब क्या वापस आते ही ये ऐलान कर देंगे जो भी फैसला होता है, या अभी आप और टाइम लेना चाह रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है जब वो वापस आते हैं तो उसके अगले हफ्ते में मेरा कोई चीज़ें जो क्लैरिटी के साथ सामने आ जाएंगी, क्योंकि टाइम भी अब नहीं है। अब अगले हफ्ता आपको पता है कि मेरा ख्याल है काफ़ी टाइम भी करीब हो जाएगा, 25-26 तारीख अगले हफ्ते को हो जाएगी। जो इस हफ्ते को तो संडे को 20 है, तो ये आएंगे ही वापस। तो उस वक्त तो सारे ये मेरा ख्याल है सैटरडे होगा या संडे होगा, तो वो शहबाज साहब जब वापस आएंगे तो मेरा ये चीज़ें अगले हफ्ते क्लियर हो जाएंगी। राना साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है मुआशी, इसहाक डार साहब ने बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की डॉलर को
वापस लाने की 200 से नीचे वो नहीं आ सके। फिर सऊदी अरब गए, चीन गए शहबाज शरीफ साहब, वहाँ से रिलीफ पैकेज भी मिला, लेकिन जो सैलाब का नुकसान हुआ है उस पर चूँकि हमें इमदाद नहीं मिली, तो हमारे रिज़र्व ना तो रिज़र्व बढ़ रहे हैं और ना ही हमारे इस पोजीशन में हुकूमत अब आ रही है कि वो महंगाई पर काबू पा सके या जो रिलीफ आवाम को देना है दे सके। तो ऐसी सूरत हाल में जब मईशत संभल नहीं रही, अदम इस्तेकाम रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है, क्या ज़रूरत नहीं है कि हुकूमत और अपोजिशन मिल बैठें, जिसकी वजह से कम लोगों को ये सुकून हो, इत्मीनान हो कि जनाब अब हम इस्तेकाम की तरफ जा रहे हैं। तो मुज़ाकरात की तरफ आप क्यों नहीं जा रहे? देखिए, जो पहले आपने इकोनॉमिक सिचुएशन की बात की है, वो तो बिल्कुल आपका जो तज्ज़िया है, जो फैक्ट्स हैं, वो तो बिल्कुल आपके सामने हैं जी। और उसकी जो जब हम बात करते हैं, ये पिछले चार साल की जो हुक्मरानी थी, पॉलिसीज़ थी, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी, वो उसी का नतीजा है। लेकिन वो संभल नहीं पाई, इसलिए कि जो आप बात कर रहे हैं, जो बाहर से एक तो जो क्रेडिबिलिटी थी, वो कुछ साबका हुक्मरानों की वजह से हमारी क्रेडिबिलिटी एज ए सॉवरन स्टेट, जो हम एक फ़ैसले करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, उससे जब डेविएशन हुई तो उस पर भी प्रॉब्लम काफ़ी आई। और वो जो अदारे हैं या कुछ हमें हमदाद करते हैं मुख्तलिफ, चाहे एशियन बैंक हो, वर्ल्ड बैंक हो या IMF हो या दूसरे सऊदीज़ हों, चाइनीज़ हों, तो ये सारी एक ही आप इत्फाक से ये लिंक्ड हैं IMF की सारी डिसीजन के साथ। सही। तो वो चीज़ें डोल ड्रम में चलती हैं। अभी भी आपने देखा कि IMF कोई 9th वो जो प्रोग्राम है उसमें भी वो थोड़ा सा उस स्पीड से नहीं आगे बढ़ रहा जिस स्पीड से बढ़ना चाहिए। सही। दूसरी तरफ महंगाई बिल्कुल है, लेकिन अगर मैं एक मिनट में आपको बताऊं, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सिचुएशन बड़ी बुरी हुई है। जो बहुत बड़े बड़े मुल्क हैं, बड़े अमीर हैं, जिनकी इकॉनमी बहुत बड़ी है, स्ट्रॉन्ग है, उनमें प्रेशर है। जी जी। और जो डॉलर के साथ मुंसलिक हैं, आप अगर हमारी तरह के मुल्कों में देखें तो वहाँ तो किसी जगह लुबनान में 40,000। जी, ये बात बाकी ठीक रही है। बात जो आप बात कर रहे हैं, दूसरा जो आपने कहा था जी कि दूसरी बात आपने क्या की थी, कि डायलॉग, आप डायलॉग की तरफ क्यों नहीं जाते ताकि इस्तेकाम का तस्वुर। देखिए, हमारी तरफ से शाह साहब, फैसल साहब, बिल्कुल डायलॉग ही एक डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल एक तरीका है, डायलॉग होने चाहिए, वरना ये पार्ट एंड पार्सल है डेमोक्रेसी का या पॉलिटिकल प्रोसेस का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो दूसरी तरफ पार्टी है वो डेमोक्रेटिक भी नहीं है, पॉलिटिकल लोग भी नहीं है, एक उनका ज़हन बड़ा फाशिस्ट किस्म का है। वो कंडीशंस के साथ कहते हैं हम डायलॉग करते हैं। ये शुरू से मैंने देखा है, जब ये उनकी गवर्नमेंट की, जब हमारे साथ वो बैठते थे नेशनल असम्बली में, तो उनका एटीट्यूड बिल्कुल यही होता था कि जो हमने कहा वो मान जाए, वरना ठीक है अपना काम करें। तो वो जो एक तरीका, मुरवजा तरीका कार है, उसके मुताबिक गैर मशरूत तौर पे, हाँ, उस एजेंडे में तो ये बात हो सकती है जी, ये एजेंडे में डालें, इलेक्शन डेट डालें, इसमें ये डालें, इसमें ये डालें, इसमें फलां चीज़ डाल दें जो डिस्कशन में आए। लेकिन ये नहीं होता कि पहले हमें डेट दें तो फिर हम आपके साथ बैठेंगे, फिर हमने क्या बैठना है। तो ये मैं समझता हूँ डायलॉग हम गैर मशरूत अनकंडीशनल डायलॉग जो एक मुरवजा तरीका है, करने को तैयार हैं, हर वक्त करने को तैयार हैं। पॉलिटिकल लोग हैं, जमहूरी लोग हैं, हमने बड़ी स्ट्रगल की है, बहुत फेस किया हुआ है सारी चीज़ों को। मुशर्रफ दौर को भी आपने देखा, बड़ी मुश्किल हालात से PMLN। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन उसके लिए जमहूरी रवैये ज़रूर होने बहुत ज़रूरी हैं। तो दूसरी तरफ जो PM आप कहते हैं वो तो सारे जमहूरी लोग हैं, उसमें आप नहीं देखेंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है या टॉलरेंस नहीं है या जमहूरी रवैया नहीं है। राना साहब, बात यह है कि अगर डायलॉग नहीं होता, उसको इमरान खान को तो फ़ायदा हो रहा है, अदम इस्तेकाम का सबसे ज़्यादा फ़ायदा वो उठा रहा है, सियासी अदम इस्तेकाम का, क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। आपको हुकूमत को भी नुकसान हो रहा है, मईशत को भी नुकसान हो रहा है, मुल्क को भी नुकसान हो रहा है, ज़िम्मेदारी आप पर है। तो ये आपकी ज़रूरत नहीं है कि आप जैसे तैसे उनको लाएं मुज़ाकरात की मेज़ पर। ये बड़ी आपने अच्छी फिर बात अच्छी की है शाह साहब, बिल्कुल मैं आपसे इत्फाक करता हूँ कि जो फर्स्ट जो जिम्मेदारी है वो हमारी है, लेकिन उससे दूसरी जो जिम्मेदारी होती है वो एक जिम्मेदार अपोजिशन जो होती है उसकी भी होती है, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे हमारा सिस्टम हो, डेमोक्रेटिक सिस्टम हो।
जिसको हम कहते हैं जी ये हमारा निज़ाम है, अगर वो दोनों निज़ाम को एक ऐसा जमहूरी पार्टी के नाम पे, एक पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे वो उसको डिस्टेबलाइज कर रहा है, उस निज़ाम को कमज़ोर कर रहा है, इकॉनमी को कमज़ोर कर रहा है, उसकी वजह से कमज़ोर हो रही है, तो मैं समझता हूँ ये अप्रोच बिल्कुल एक गैर संजीदा या गैर जमहूरी रवैये जो उनके हैं बात हो सकती है। लेकिन हम कितनी दूर तक जा सकते हैं? हम तो कहते हैं कि आए, ठीक हम है राणा साहब जी, हर चीज़ पे बात करने को तैयार है। मैं आपके चैनल पे भी कह रहा हूँ, बैठे बात करने को तैयार हैं, लेकिन मुझे बताएं ये क्या आईनी तरीका है कि आप सूबे चढ़ाई कर दें? वो तो बगावत में ही अच्छा राणा साहब इस पे जरा आते हैं एक तो ब्रेक के बाद। राणा साहब इस पे आते हैं, लॉन्ग मार्च पे भी आते हैं, इसका क्या है? दूसरा आपने ये भी एक स्टेटमेंट दी कि आपको 100% यकीन है कि इमरान खान ने अपने ऊपर खुद हमला कराया। अब इसकी हकीकत क्या है, इसके शवाहिद क्या हैं? ब्रेक के बाद ये आपसे जानते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। राना तनवीर साहब, आपने एक स्टेटमेंट दी कि 100% यकीन है कि इमरान खान ने अपने ऊपर हमला खुद कराया। ये इसके हक़ाइक़ क्या हैं, इसके शवाहिद क्या हैं? अगर ये हमला खुद था तो आपकी पार्टी लीडरशिप से लेके कारकुनान तक सब इस हमले की फिर मजम्मत क्यों कर रहे थे? देखें, जो वो फैसल साहब जो मजम्मत वाली बात है, क्योंकि एक ऐसा वाक़या हुआ था उस वक़्त, तो मेरा हाल यही माहौल था कि हमें कंडेम भी करना चाहिए और चीज़ें ऐसी सामने भी नहीं आती कि ऑल ऑफ ए सडन ये चीज़ सामने आई, तो उस वक्त तो बंदा देखता ही नहीं है कि हक़ाइक़ क्या है। लेकिन मुझे नहीं पता पार्टी की लीडरशिप का क्या ख्याल है या किस तरह मामला को देखते हैं। लेकिन जो मेरा जो तजर्बा है या जिस तरह हमारी बैकग्राउंड है रूरल एरिया की, मैंने जो सारा वाक़या देखा है उसमें एक शख्स फायर आगे करता है, तो आप मुझे बताएं उस कंटेनर पे एक मुझे बताएं कि इमरान खान साहब की जो टांगों पे गोलियां लगी हैं, अगर लगी हैं तो किसी और इतना हजूम था कंटेनर पे, कोई और बंदा एक नहीं जो जिसको गोली लगी है। नहीं, इमरान खान साहब, राणा साहब अहमद चट्टा तो अस्पताल में है, वो उनको तो गोलियां लगी हैं। नहीं, अहमद चट्टा साहब को लगी हैं नहीं लगी वो एक अलहदा स्टोरी है। लेकिन मुझे बताएं कि हजूम है जी, एक कंटेनर पे, आप भी ज़रा विजुअलाइज कर लें उसको कि कंटेनर है, उसके आगे उनके गार्ड थे, और जो जख्मी हुए हैं नीचे, जो एक लिस्ट है 8-10 बंदों की, और जो बंदा मरा है वो ऊपर से गार्ड ने जब उसने फायर किया है उस लड़के ने जी, तो उस फायर के जवाब में उन्होंने फायरिंग किया जैसे नीचे, क्योंकि वो ऊपर थे, नीचे उन्होंने किया तो लड़का उनके फायर से लगा है, मरा है, सही, उसकी मौत वाक़या हुई है और दूसरे जख्मी हुए हैं। लेकिन राना साहब अहमद चट्टा तो कंटेनर पे इमरान खान के साथ थे। अहमद चट्टा मैं वहां उस पर पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे बताएं कि बाकी इमरान खान के मुझे बताएं कि आगे तो उनके सारे वो शील्ड थी, यहाँ तक जो भी कंटेनर बना हुआ था, लकड़ी थी, लोहा था, कोई भी था, तो मुझे बताएं वो कहते हैं एक गोली लगी है, कभी कहते हैं 2 लगी हैं, किसी को दिखाने को तैयार नहीं। किसी को जो वो रेस्क्यू वाला लड़का है उसको उन्होंने सस्पेंड भी शायद कर दिया, आज मैं देख रहा था इस पे सोशल मीडिया पे या तो किसी वो आया हुआ था, उसको डिसमिस भी कर रहे हैं कि उसने जाके पट्टी की थी, और उसने जो बयान दिया वो भी आपके सामने है कि वो जख्म था, किस तरह का था, स्क्रैच आया या क्या आया, क्या ब्लीडिंग हुई नहीं हुई। मुझे बताएं अरशाद साहब, 9 mm की गोली लगी हो, 3 गोलियां लगी हो, और बंदा 3 घंटे वो चला जाए दूर, मैं अब क्या कह सकता हूँ। आप भी बहुत आपकी जिंदगी गुजरी है और उसमें आपने मामला देखे हैं। ये कोई अनोखी गोली थी जो एक गोली लगे और बंदा टांग पे लगे, कोई एक गोली का स्वाय फ्रैक्चर या हड्डी को नहीं लगी किसी को। अच्छा, वो सिर्फ वही गुजर के चली गई है। राणा साहब एक इतना ये है, अगर एक टांग पे उसके ज़र्रात लगे हैं, वो आज उनका अपना बयान था, नहीं 3 गोलियां मुझे एक टांग पे लगी हैं, बाकी ज़र्रात हैं, तो उस टांग पे भी उन्होंने पूरी टांग पे पट्टी की हुई है। ये ना करें ऐसे। वो कहता नहीं, ये पार्ट पहले चौधरी परवेज लाई साहब ने असेंबली में ये हुआ था, कभी राइट बाजू था, कभी लेफ्ट बाजू था, स्ट्रिंग जो लगी हुई थी, इस तरह वो शहबाज गिल का, ये ना करें इस पे। ये कोई
कमीशन बना है ना, जी। तो आने दे सारी चीजें सामने। दूसरी मेरी एक और आपसे गुजारिश है हाँ जी जी कि वो जो लड़का है वो कस्टडी में है पंजाब की पुलिस के या पंजाब गवर्नमेंट के पास, जी और सीडीडी के पास है, जो बहुत ही एक प्रोफेशनल किस्म का टेररिज्म को, टेररिस्टों को डील करता है। जी वो वहां से निकाले ना कि भाई आपके पीछे कौन था, क्या किया आपने, क्यों किया है, जी आपके पीछे एक था, दो था, कहाँ ये साजिश हुई है। जी अब ये है भी सीडीडी के पास, जी है भी पुलिस के पास, है भी पंजाब गवर्नमेंट के पास। जी अगर नहीं तो हमें दे दे, हम आपको पता कर देते हैं कि ये सारा ड्रामा क्या था। ठीक। अच्छा राणा साहब, क्योंकि एक इतला ये है, प्रशासन हो गया था, फैसल साहब उसका चल ही नहीं रहा था, वो तो 7 दिन घूम रहा था उधर ही। नहीं लेकिन वजीराबाद वो अब 5 तो दिन कल से वो दोबारा शुरू कर रहे हैं। अगर वो फ्लॉप था और वो उससे जान छुड़ाना चाहते तो वो तो दोबारा शुरू कर रहे हैं कल से। शुरू करें, बिस्मिल्लाह शुरू करें, लेकिन मैं कहता हूं कि 24 घंटे जी सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट को हटा दें। जी अगर कोई सड़क पे आ गया तो मैं कहूंगा वाकई ये बड़ा पॉपुलर तो है। नहीं तो बाकी ये बड़े लोग अब आपकी हुकूमत का कोई इरादा है गवर्नर राज लगाने का? गवर्नर साहब कह रहे हैं, राणा साहब भी कह रहे हैं, राणा सनाउल्लाह साहब, तो क्या आपका इरादा है कि 24 घंटे के लिए ही सही गवर्नर राज लगा के मामला ठीक करें? मैं भी इस हक में हूँ। मैंने तो बहुत पहले दिन से कह दिया था, अभी उन्होंने कहा, मैंने तो पहले दिन से कह दिया था कि गवर्नर राज लगाएं। अच्छा। क्योंकि ये हमारी जो इस वक्त कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन है या लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन इन्होंने बनाई हुई है, जो लोगों की जिंदगियों को इन्होंने मुश्किलात में डाला हुआ है, जी उसको कैसे हम बर्दाश्त कर रहे हैं। जी। गवर्नर आज एक आईनी तरीकाकार है और इन हालात की मुतकाजी ही होता है वो कि जब ऐसे किस्म के हालात आ जाएं, गवर्नर उसमें कभी हमला हुआ है? राणा साहब अब एक सवाल है, एक मिनट। एक आपकी और राणा सनाउल्लाह साहब की, राणा साहब एक से आपकी, राणा सनाउल्लाह साहब की, गवर्नर मलिकुर रहमान साहब की ये बात मानी क्यों नहीं जा रही? कौन रुकावट है गवर्नर राज लगाने में? बस मेरा हाल गवर्नमेंट खैर वो कर रही होगी, सोच रही होगी कि भाई इसको बहुत और देखा जाए और उनको अकल शायद आ जाए। लेकिन मुझे ये बताएं कि वज़रा जो हैं, अगर वो जलसों को, प्रोसेशन को लीड करें, राजा बशार यहाँ कुर्सियाँ वहाँ पे कुर्सियाँ करके सड़क बंद की हुई थी, बैठे हुए थे। अच्छा राणा साहब एक सवाल है, राणा साहब एक आखिरी सवाल है। राणा साहब, ये क्या जब आप ये निज़ाम, राणा साहब जी 6 महीने से आप केपीके में गवर्नर नहीं लगा सके और आप फिर अब गवर्नर राज की बात करते हैं, ये हुकूमत कितनी स्ट्रांग है कि आप नहीं समझते आपकी अपनी सफ़ों से इसकी मुखालफत शुरू हो जाएगी? नहीं, मुखालफत तो नहीं शुरू हो जाएगी, लेकिन कुछ इश्यूज हैं जो आपने जिस तरह इशारा किया है उस तरह, जिस तरह देख रहे हैं इमरान खान कहता है कि जी जब तक 2/3 मेजॉरिटी ना हो मैंने हुकूमत ही नहीं लेनी। सिंपल मेजॉरिटी से भी नहीं, कोलिशन गवर्नमेंट उसने भी चलाई है और बैसाखियों से चलाई है, सपोर्ट से चलाई है। लॉ भी पास होता था, लेजिस्लेशन होती थी तो वो फोनों के जरिए होती थी, तो एजेंडा भी बनता था, असम्बली का किसी और जगह बनता था। मैं आपको बता रहा हूँ, ऑफिस खुला हुआ था वहाँ पे। लेकिन हमारी तो कोलिशन आपको पता है किस तरह की है। देखो बहुत सारे टाइट रो में आप ना, यू आर वॉकिंग ऑन ए टाइट रो। जब रो उस पे चलेंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें, अगर आगे से आपका बंदा भी ऐसा हो आपको टकरा हुआ जो गैर संजीदा हो, जो फाशिस्ट हो, जिसकी सोच डेमोक्रेटिक ना हो, या अज़ाइम कुछ और हो। सही है, ठीक है। अज़ाइम तो मैं तो अज़ाइम पे भी शक करता हूं। राणा साहब प्रोग्राम का टाइम हो गया है, बहुत शुक्रिया। राणा तनवीर साहब वफाकी वज़ीर बरए तालीम हमारे साथ मौजूद थे। इरशाद साहब आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए।